हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आपके मेरा नए यूट्यूब चैनल हिस्ट्री थोड़ा बेसिक थोड़ा डीप में। आज हम बात करने वाले हैं हड़प्पा सभ्यता के उद्भव के बारे में। हमने अपनी पिछले वीडियो में हड़प्पा सभ्यता की खोज, नामकरण और उसके विस्तार क्षेत्र के बारे में चर्चा की थी और अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता का उद्भव कैसे हुआ है। इसमें जो इतिहासकार हैं उनके अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं और इसके संबंध में उन्होंने दो प्रकार के सिद्धांत भी दिए हैं। एक है विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत और दूसरा है स्वदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत। ठीक है, तो हम पहले यहाँ विदेशी उत्पत्ति के सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे। फिर हम देखते हैं विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत। चलिए, विदेशी उत्पत्ति के सिद्धांत के समर्थक जो इतिहासकार हैं वो वैसे तो काफ़ी सारे लोगों ने इसके पक्ष में अपना मत दिया है, लेकिन मैंने यहाँ दो इतिहासकारों के मत लिए हैं। एक है व्हीलर और दूसरे हैं क्रेमर। ठीक है, तो व्हीलर का कहना है कि जो ये हड़प्पा सभ्यता थी ये सुमेरिया की सभ्यता से प्रभावित है, यानी सुमेरिया की सभ्यता से जो इसकी विकास की जो प्रणाली है हड़प्पा सभ्यता की, वो सुमेरिया की सभ्यता से ली गई है, ऐसा मत देते हैं व्हीलर। और क्रेमर कहते हैं कि 2400 ईसा पूर्व के लगभग मेसोपोटामिया से लोग यहाँ आए थे, यानी कि ये मेसोपोटामिया की सभ्यता से प्रभावित सभ्यता है हड़प्पा की जो सभ्यता है। यानी इनका जो मत है ये कहते हैं कि विदेशी सभ्यता से प्रभावित होकर इसका उद्भव हुआ है। ठीक है, इसके पक्ष में कुछ इतिहासकारों ने अपने अपने मत दिए हैं, जिन्होंने बताया है कि विदेशी सभ्यताओं से इसकी समानताएं क्या हैं और विषमताएं क्या हैं, जिनके आधार पर ये निष्कर्ष निकाला जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता का जो उद्भव हुआ है उसके लिए जो तर्क संगत सिद्धांत है वो कौन सा सिद्धांत है। ठीक है, तो चलिए पहले हम डिस्कस करते हैं समानताओं के बारे में। समानताएं, तो पहले हम समानताएं देख लें। तो आपने जितनी भी सभ्यताएं देखी होंगी, ठीक है, चाहे मिस्र की नील नदी की सभ्यता हो, मेसोपोटामिया की दजला फरात नदी वाली सभ्यता हो, या फिर आपकी हड़प्पा की सभ्यता जो सिंधु और सरस्वती नदियों के पास है, ये सारी सभ्यताओं का विकास नदी घाटियों के पास हुआ था। ठीक है, सभी सभ्यताओं में आपको ये समानता देखने को मिलेगी कि सभी सभ्यताओं का जो विकास है वो नदी घाटियों के पास हुआ है। मिस्र की सभ्यता नील नदी, मेसोपोटामिया की सभ्यता दजला फरात नदी और हड़प्पा की सभ्यता आपकी सिंधु सरस्वती नदियों के पास विकसित हुई है। साथ ही आप देखेंगे जो हड़प्पा की सभ्यता उसमें पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है, जल मार्गों द्वारा व्यापार हुआ है, चाक द्वारा निर्मित जो कि कुम्हारों द्वारा बनाए गए उन मृदभांडों का प्रयोग हुआ है। साथ ही इसका जो नागरिक जीवन है वो विकसित नागरिक जीवन है। और ये जो विशेषताएं हैं ये आपको तीनों सभ्यताओं में देखने को मिल जाती हैं, यानी तीनों सभ्यताओं में इनको लेकर समानता है। फिर बात करते हैं चित्रलेखन की। तो जो इनकी लिपि है वो चित्रलेखन है तीनों सभ्यताओं की। ये तीनों सभ्यताएं आपकी ताम्र पाषाण संस्कृति से प्रभावित है, यानी ताम्र पाषाण काल की संस्कृतियों से प्रभावित सभ्यताएं हैं। साथ में इन जो तीनों सभ्यताएं में धातुओं का प्रयोग प्रारंभ हो गया था। वैसे ये ताम्र पाषाण संस्कृति से प्रभावित सभ्यताएं तो पाषाण का यहाँ पर प्रयोग होता ही था, उसके साथ ही धातुओं का प्रयोग भी प्रारंभ हो चुका था, जिसमें आपका सोना, चांदी, तांबा, पीतल इस तरह की धातुओं का प्रयोग प्रारंभ हो चुका था। और एक बात कर लेते हैं लोहे के प्रयोग से अपरिचित। ये तीनों सभ्यताएं, ठीक है, लोहे के प्रयोग से अपरिचित रही हैं। ये भी इसमें एक समानता है कि तीनों ही सभ्यताओं में लोहे का प्रयोग नहीं हुआ है। साथ ही हड़प्पा के निवासी वस्त्र निर्माण हेतु कपास का प्रयोग करते थे। ठीक है, ये कताई बुनाई के कार्य में भी दक्ष थे और ये कपास द्वारा अपने वस्त्रों का निर्माण किया करते थे। तो दूसरी ओर जो मिस्र के निवासी थे वे अलसी का प्रयोग करते थे। देखिए, भले ही किसी अन्य चीज़ का प्रयोग किया जा रहा हो, लेकिन वस्त्र निर्माण कला दोनों सारी ही सभ्यताओं में समान रूप से होती रही है। तो यहाँ पर भी इनमें ये समानता दिखाई देती है। ठीक हो गया, ये हमने इनकी समानताओं के बारे में बात की। अब हम बात करेंगे इनकी विषमताओं के बारे में। अब हम इनकी विषमताएं देखेंगे। एक साइड मैंने अन्य सभ्यताओं को रखा है
और दूसरी तरफ मैंने हड़प्पा सभ्यता को रखा है। तो हम अन्य सभ्यताओं में देखें तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मेसोपोटामिया की सभ्यता की जो नगर योजना है, इसमें मंदिरों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, मंदिरों का महत्वपूर्ण स्थान है, जबकि हड़प्पा सभ्यता में मंदिरों का अभाव पाया जाता है। हड़प्पा सभ्यता में मंदिर नहीं पाए गए हैं। तो आपसे ये क्वेश्चन एग्जाम में बन जाता है कि हड़प्पा सभ्यता में किसका अभाव पाया जाता है। ऑप्शन में आपको मंदिर दिया होगा और आपको मंदिरों पर ही टिक करना है। ठीक है, फिर है मेसोपोटामिया की कीलाक्षर लिपि। जो मेसोपोटामिया की लिपि है वो कीलाक्षर लिपि है, जिसमें लगभग 900 के आसपास चिन्ह हैं और ये लिपि पढ़ी जा चुकी है। यानी जो मेसोपोटामिया की लिपि है उसको पढ़ा जा चुका है, जबकि आपकी जो हड़प्पा की लिपि है, जिसको हम चित्राक्षर लिपि या फिर पुष्टोफेदन के नाम से जानते हैं, इसको आज भी नहीं पढ़ा जा सका है और इसमें 400 प्लस चिन्ह हैं। ठीक है, तो जो हड़प्पा की लिपि है वो अभी तक पढ़ी नहीं गई है। इस प्रकार इतिहासों का मत है, अगर इनकी जो दोनों सभ्यताओं में समानता होती, तो अगर कीलाक्षर लिपि को पढ़ा जा चुका है तो फिर चित्राक्षर लिपि को पढ़ने में इतनी कठिनाइयाँ क्यों हो रही हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं नगर नियोजन की। तो हड़प्पा का जो नगर नियोजन है और जो उसकी सार्वजनिक स्वच्छता है वो विश्व की समस्त सभ्यताओं में सबसे श्रेष्ठ है। ठीक है, आपने इतनी भी सभ्यताएं पढ़ी होंगी, लेकिन जो हड़प्पा सभ्यता की नगर नियोजन है वो उसकी एक अपनी विशेषता है, उसकी सार्वजनिक स्वच्छता एक अपनी विशेषता है। और ऐसा नगर नियोजन, ऐसी सार्वजनिक स्वच्छता आपको किसी अन्य सभ्यता में देखने को नहीं मिलती है। ये पॉइंट क्या करता है, हड़प्पा सभ्यता को अन्य सभ्यताओं से अलग करता है। ठीक हो गया। अब हम बात कर लेते हैं सुमेरियन मृदभांडों की। जो सुमेरियन मृदभांड हैं यानी मिट्टी के बर्तन हैं, उस पर केवल रेखांकन किया गया है, यानी रेखाएं अंकित की गई हैं, रेखाओं का अंकन किया गया है। लेकिन जो हड़प्पा सभ्यता के मृदभांड हैं उसकी विशेषता है कि वो लाल या गुलाबी रंग के बनाए जाते थे, साथ ही उस पर काले रंग से चित्रांकन किया जाता था। ये हड़प्पा सभ्यता के मृदभांडों की विशेषता है। इसके अलावा जो अन्य सभ्यताओं में ईंटें मिली हैं वो विभिन्न आकार प्रकार की ईंटें मिली हैं, यानी जो भवन निर्माण में जो ईंटों प्रयोग की गई हैं वो विभिन्न आकार प्रकार की हैं, जबकि हड़प्पा सभ्यता में जिन ईंटों का प्रयोग हुआ है वो निश्चित अनुपात में बनाई गई हैं और उसका अनुपात रखा गया है 4:2:1, यानी निश्चित अनुपात की ईंटों का प्रयोग हुआ है हड़प्पा सभ्यता में, जबकि अन्य सभ्यताओं में विभिन्न आकार प्रकार की ईंटों का प्रयोग किया गया है। अन्य सभ्यताओं में जो मोहरें मिली हैं वो बेलनाकार मोहरें मिली हैं, जबकि हड़प्पा सभ्यता में सेल कड़ी की बनी हुई अधिकांश मोहरें वर्गाकार हैं। यानी जो हड़प्पा सभ्यता में मोहरें मिली हैं उनका आकार वर्गाकार है और जो अन्य सभ्यताओं में मोहरें मिली हैं वो बेलनाकार हैं। फिर हम बात कर लेते हैं इसके अगले मत, स्वदेशी उत्पत्ति का मत। स्वदेशी उत्पत्ति का हमने अभी चर्चा की थी, विदेशी उत्पत्ति के मत की। अब हम देख लेते हैं स्वदेशी उत्पत्ति का मत। इसमें अलग अलग विद्वानों के द्वारा अलग अलग सिद्धांत दिए गए, जिसमें पहला है वैदिक आर्यों से उत्पत्ति का सिद्धांत। वैदिक आर्यों से उत्पत्ति का सिद्धांत दिया है। और दूसरा है द्रविड़ निर्माता थे। तीसरा सिद्धांत है बलूची ग्रामीण सभ्यताओं से विकास हुआ है। और चौथा सिद्धांत है क्रमिक विकास का सिद्धांत। इन सारे सिद्धांतों को हम एक एक करके यहाँ पर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम वैदिक आर्यों से उत्पत्ति के सिद्धांत को देखेंगे। यानी जो इतिहासकार हैं उनका मत है कि जो हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति हुई है वो वैदिक आर्यों से प्रभावित होकर हुई है या ऋग्वैदिक काल से प्रभावित होकर हुई है। इसके पक्षधर जो इतिहासकार हैं वो बीबी लाल हैं और प्रोफेसर मीडो हैं। बीबी लाल ने क्या कहा है कि ऋग्वैदिक आर्य एवं हड़प्पा सभ्यता के लोग एक ही थे। दोनों लोगों को इन्होंने एक ही बताया है, बीबी लाल ने। जबकि पुरातत्ववेत्ता प्रोफेसर मीडो कहते हैं कि भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता सरस्वती नदी घाटी में 3300 ईसा पूर्व में विकसित हुई थी। सबसे प्राचीन जो प्राचीन सभ्यता है वो सरस्वती नदी घाटी में 3300 ईसा पूर्व के आसपास हुई थी। और इसी टाइम में क्या हुआ था, जो आर्यों का था भारत में आगमन स्टार्ट हो चुका था। तो ऐसा माना जाता है कि जो हड़प्पा सभ्यता है वो उनसे कहीं ना कहीं प्रभावित रही होगी। इसके पक्ष में भी इन्होंने कुछ समानताएं और विषमताएं बताई हैं। तो पहले हम इसकी समानताएं देख लेते हैं कि ऋग्वैदिक काल और हड़प्पा सभ्यता में क्या समानता है। तो कालीबंगन और लोथल
ये स्थल ऐसे हैं जहाँ से ऋग्वैदिक काल में प्रचलित अग्नि वेदिकाएं मिली हैं। ये कालीबंगा और लोथल आपके हड़प्पाकालीन स्थल हैं और यहाँ से ऋग्वैदिक काल में प्रचलित अग्नि वेदिकाएं मिली हैं, जिससे इन दोनों सभ्यताओं के एक ही होने के की आशंका जताई जाती है। फिर रंगनाथ राव के अनुसार, रंगनाथ राव कहते हैं कि लोथल से पशु बलि दिए जाने के साक्ष्य मिले हैं, अग्नि पूजा के साक्ष्य मिले हैं, घोड़े, चावल और रथों के साक्ष्य मिले हैं और ये दोनों सभ्यताओं में मिले हैं, जिससे हम इन सभ्यताओं को समकालीन सिद्ध करते हैं। ऐसा रंगनाथ राव का विचार है कि लोथल से जो साक्ष्य मिले हैं वो सब सारे साक्ष्य ऋग्वैदिक काल में भी मिले हैं। इस आधार पर भी दोनों सभ्यताएं एक ही हो सकती हैं, ठीक है, या एक दूसरे से प्रभावित हो सकती हैं। फिर हम बात कर लेते हैं ब्रजवासी लाल के अनुसार। ब्रजवासी लाल ने कहा है कि ऋग्वेद में उल्लिखित हड़प्पा सभ्यता के विस्तार का जो भौगोलिक क्षेत्र है वो समान है, यानी ऋग्वैदिक में उल्लिखित है जो ऋग्वैदिक काल का क्षेत्र है और जो हड़प्पा सभ्यता का विस्तार क्षेत्र है वो दोनों ही क्या है, समान है। इस आधार पर भी हम मान सकते हैं कि दोनों सभ्यताएं एक दूसरे से प्रभावित हुई होंगी। फिर है मार्शल तथा अन्य विद्वानों द्वारा बताई गई विभिन्नताएं। अभी हमने समानताएं डिस्कस की, अब कुछ इतिहासकार हैं जिसमें जॉन मार्शल भी शामिल हैं जो इसकी कुछ विभिन्नताएं बताते हैं। तो एक साइड हम वैदिक सभ्यता के बारे में देखेंगे, दूसरी साइड हड़प्पा सभ्यता के बारे में देखेंगे। तो वैदिक सभ्यता सभी को पता है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, इसे ध्यान से देख लीजिएगा। ग्रामीण एवं कृषि प्रधान सभ्यता थी। आपकी वैदिक सभ्यता थी वो ग्रामीण एवं कृषि प्रधान थी, यहाँ के लोग कृषि पे ज़्यादा डिपेंड थे, जबकि हड़प्पा सभ्यता नगरीय थी और व्यापार प्रधान थी, यहाँ पर व्यापार अधिक होता था। वैदिक काल में जो लेखन कला था उसका अभाव पाया जाता है और जो यहाँ का साहित्य है वो सुरतिजन्य साहित्य है, ठीक है। और जबकि हड़प्पा सभ्यता में लिपि का प्रचलन था। वैदिक काल के लोग लोहे से परिचित थे, जबकि हड़प्पा सभ्यता के लोग लोहे से अपरिचित थे। वैदिक काल में आपको अश्व और गाय का बहुतायत प्रचलन मिलता है, जबकि हड़प्पा सभ्यता में अश्व के जो साक्ष्य हैं बहुत ही कम मात्रा में मिले हैं और मुद्राओं पर गाय का अंकन भी नहीं मिला है। साथ ही वृषभ का महत्व इस काल में बहुत अधिक था। वृषभ, आपको वृषभ अंकित मोहरें मिली हैं, वृषभ का जो महत्व था हड़प्पा काल में वो बहुत अधिक था, ठीक हो गया। साथ ही हम देखते हैं ऋग्वैदिक काल में मातृ देवी, लिंग पूजा, मूर्ति पूजा, साथ ही योग के प्रचलन का अभाव मिलता है। ना तो मातृ देवी की पूजा होती थी, ना लिंग पूजा, ना मूर्ति पूजा होती थी ऋग्वैदिक काल में, जबकि हड़प्पा सभ्यता में इन सब का प्रचलन था। लिंग पूजा, मातृ देवी की पूजा, यज्ञ आदि सबका प्रचलन था। साथ ही जो मूर्ति पूजा की शुरुआत हुई है वो हड़प्पा सभ्यता से ही मानी जाती है और वैदिक सभ्यता में यज्ञ आदि का प्रचलन भी बहुत आयत था। यज्ञ का प्रचलन तो आपको यहाँ भी मिल रहा है हड़प्पा सभ्यता में भी, लेकिन मूर्ति पूजा की शुरुआत आपको हड़प्पा सभ्यता से ही देखने को मिलती है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं अगला जो इनका मत था कि हड़प्पा सभ्यता के निर्माता द्रविड़ थे, ठीक है। कौन थे? द्रविड़ थे, जिसके पक्षधर जो इतिहासकार हैं वो हैं सुनीत कुमार चटर्जी और दूसरे हैं राखल दास बनर्जी। सुनीत कुमार चटर्जी और राखल दास बनर्जी, इन्होंने अपना मत दिया है कि जो द्रविड़ों की ब्राहुई भाषा थी, ब्राहुई भाषा ये बलूचिस्तान में प्रचलित थी, जिससे हड़प्पा लिपि का विकास हुआ। हड़प्पा की जो लिपि है वो किससे विकसित हुई है? ब्राहुई भाषा से, और ब्राहुई भाषा आपकी बलूचिस्तान में प्रचलित थी, ऐसा मत दिया है सुनीत कुमार चटर्जी और राखल दास बनर्जी ने। लेकिन साथ में ये ऐसा भी कहते हैं कि जो द्रविड़ों का नगरीकरण था ना तो वो इतना उन्नत था और ना ही इतना व्यवस्थित था, तो उसके बाद हड़प्पा सभ्यता इतनी विकसित नगर योजना के साथ कैसे विकसित हुई, ठीक है। तो अगर ये द्रविड़ों के प्रभाव स्वरूप हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ होता तो ये स्वयं क्यों पिछड़ गए, ये एक क्वेश्चन यहाँ पर खड़ा हो जाता है। अब हम अगले मत की तरफ पढ़ते हैं, तो वो था बलूची ग्रामीण सभ्यताओं से विकास, जिसके पक्षधर इतिहासकार आपके फेयर सर्विस और रोमिला थापर हैं, ठीक हो गया। यहाँ आप इतिहासकार ही देख लीजिएगा। अब हम बात करते हैं क्रमिक विकास का सिद्धांत, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चौथा है क्रमिक विकास का सिद्धांत, इसके पक्षधर जो इतिहासकार हैं इनको भी आप याद रखेंगे, अमलानंद घोष, धर्मपाल अग्रवाल, साथ ही ऑलचिन व आलचिन, ये आपके 3 इतिहासकार यहाँ हैं जो क्रमिक विकास के सिद्धांत के पक्षधर हैं। साथ ही इन्होंने बताया कि हड़प्पा सभ्यता का विकास, जो क्रमिक विकास है वो बलूचिस्तान, सिंध और राजस्थान में पनपी ग्रामीण संस्कृतियों से हुआ है।
और यही सर्वमान्य मत भी है। यानी इतनी बहस के बाद, इतना इतिहासकारों का जो मतभेद हुआ है, उसके बाद जो हड़प्पा सभ्यता के उद्भव का सिद्धांत माना गया है वो क्रमिक विकास का सिद्धांत माना गया है कि क्रमिक रूप से उसका हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ है बलूचिस्तान, सिंध, राजस्थान में पनपी ग्रामीण संस्कृतियों के प्रभाव स्वरूप। और इसके जो पक्षधर इतिहासकार हैं वो अमलानंद घोष, धर्मपाल अग्रवाल और आलचिन व आलचिन हैं। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। तो ये हो गया हमारा क्या, सिंधु घाटी सभ्यता का उद्भव एवं विकास टॉपिक, जो आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। और वीडियो नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। थैंक यू सो मच।